ये बरसों बरस याद रखा जाएगा कि हरियाणा को कैसे कांग्रेस ने खो दिया। राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, हुड्डा जिम्मेदार हैं, शैलजा जिम्मेदार हैं, पार्टी जिम्मेदार है या पार्टी के चापलूस जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? आज इस पर भी बातचीत होगी। दो खास मेहमान है और दोनों ही आप कह सकते हैं कि हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बेबाक बातचीत होगी। पहला सवाल मेरा अत्री साहब से। अत्री साहब, आपको मैंने किंग कहा, किंग से नवाजा और आप किंग के लायक भी हैं, ऐसा नहीं है। एक उम्र आपने हरियाणा में दी, चप्पे चप्पे को आप समझते हैं। कहां गलती हो गई? आप कह रहे थे कि 58 से 62 कांग्रेस आएगी और मैंने जब कहा, टाइगर भी बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि भाई नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमको अंडरमाइन मत करिए, छत्तीसगढ़ की तरह हम हरियाणा की बाजी पलट देंगे, व्यवस्थाएं हमारे हाथ में। तो टाइगर ने कहा नहीं दीपक जी, खेल पूरी तरह से जम चुका है, नायब सिंह सैनी के बोलने का कोई मायने नहीं, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। अत्री साहब, खेल कहां हो गया? हमारे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, या खेल कांग्रेस के अंदर ही हो रहा था? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शक साथियों से हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता के साथ, जो हमारा आकलन गलत हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी, पूरी विनम्रता के साथ। लेकिन जो अब मैं तथ्य आपके सामने लाना चाह रहा हूं, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि दर्शक साथी हर शब्द को ध्यान से सुन करके वो उसी सहजता के साथ मुझे माफी भी देंगे। और वो तथ्य ऐसे हैं, ना तो वो मेरे हाथ की बात है, ना दीपक जी के हाथ की बात है, और ना अशोक भाई के हाथ की बात है। वो ऐसी इन बिल्ट गलतियां हैं जिसको आत्मघाती कहते हैं आप, जिसका इलाज हमारे में से किसी के पास भी नहीं है। आप केवल सुनते जाइएगा और मुझे 5-7 मिनट दीजिएगा। फटाफट जी, एक एक चीज में आपके सामने। आप पोस्टमार्टम, मैंने कहा पोस्टमार्टम करिए। कल आप किंग की भूमिका थे, आज आप उस डॉक्टर की भूमिका में हैं जो पोस्टमार्टम कर रहा है। और इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी चल रही साहब जी, कैमरे पे पोस्टमार्टम है। दीपक जी सुनते जाइएगा एक एक बात को बहुत ध्यान से। सबसे पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास पिछली विधानसभा में 31 एमएलए थे। कांग्रेस पार्टी ने एक फॉर्मूला बना दिया कि ऑल सिटिंग गेटिंग। पहला कारण बता रहा हूं, कारणों पे आऊंगा एक एक करके। 31 के 31 को टिकट दिया, 50% उनमें से हार गए। ठीक, 16 सीट गई एक। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी ने की कि 13 सीटों पर गलत टिकट बांटी, जिसकी हमने कल भी जिक्र किया, परसों भी जिक्र किया और तमाम जिक्र किया। वो कहां से शुरू होती है गलत टिकट? सबसे पहले वो जो टिकट जिसका हमने बार बार जिक्र किया अशोक भाई के साथ भी कई बार, फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से गलती शुरू हुई थी। उसके बाद भवानी खेड़ा, उसके बाद पानीपत अर्बन, पानीपत रूरल, और उसको आगे चलाते जाइएगा। और वो उसका अंबाला कैंट जो अनिल विज जीते जिसके कारण, और दिस इज एंडलेस लिस्ट। तो 13 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने गलत दी, उसमें सब जिम्मेदार 13 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने गलत दी। अत्री साहब, आपको लगता है कि जैसे आप हर जगह गए, आपका कोई एजेंडा नहीं था, और जाहिर तौर पे आपको लगता है भाई हम तो हरियाणा नहीं गए, आप ग्राउंड जीरो पर थे, और आप वहां से कह रहे थे कि भाई दीपक जी चाहे कुछ हो जाए, 55 के ऊपर 60 टच कर सकती कांग्रेस। और जो आप कह रहे थे वही एग्जिट पोल में भी वही आया, एग्जैक्टली वही आया एग्जिट पोल में, और वो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल थे। फिर हमने राजदीप सरदेसाई को देखा इंडिया टुडे आज तक में, और राजदीप सरदेसाई ने कहा कि नहीं कांग्रेस को अजय, सुधीर चौधरी ने कहा कांग्रेस को, जितने भी लोग मोदी के इर्द गिर्द थे उनके करीब थे सब कह रहे थे। और फिर हमने बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी देखा, उसमें भी कांग्रेस साहब आगे है, बीजेपी पीछे। मोदी जी भी 48 घंटे पहले छोड़ के चले गए। आपको लगता है कि जीती जिताई बाजी हारे? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निहायत गलतियां, मतलब बेवकूफी की जिसमें इंतहा कहा जाए, ऐसा कर दिया कांग्रेस ने कि जीती हुई बाजी, मतलब हाथ में मछली आई और निकल गई? दीपक जी यहां तक बात नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। हमने जो आपको 58 से 60 कही थी, जो 17 सीट तो मैंने केवल आपको आरंभिक चीज बताई है। उसके बाद जो कानून लुलू कौन थे जो सर्वे करते फिर रहे थे हरियाणा, कौन? जो कानून गोलू क्या है, सुनील कानूनगोलू जी, साउथ के हैं, एक्सपर्ट है। हाँ, वो जो यहाँ पर सर्वे करते फिर रहे थे, उनके सर्वे के बाद भी 31 के 31 सीटिंग एमएलए को टिकट किसने दी, क्यों दी?
बीजेपी ने काटी ना इतनी टिकटें, कांग्रेस ने क्यों नहीं काटी, किसने रोका उसको, दूसरा सवाल है। तीसरा जो अब मैं बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा था आपको, मुझे हैरानी नहीं थी, भाऊ स्वीकार करेंगे कि हरियाणा की जनता ने चुनाव लड़ा था और 70 सीटें आनी थी, बी रेस्ट एश्योर्ड। अभी तो मैंने 17 गिनवाई है आपकी, 17 गिनते ही 55 हो जाती है कांग्रेस की। आगे चलिए, टिकट नहीं काटी इंडिपेंडेंट अपने जो सिटिंग एमएलए की थी, 16 सीटें उसमें गवाई आपने। आपका प्रदेशाध्यक्ष चुनाव आ रहा है, पता है आपको, उदयभान चुनाव हार गए, उदयभान चुनाव आ रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट। बहुत सारे लोग चर्चा नहीं कर रहे उसकी, मैं बता रहा हूं आपको। आगे चल पड़िए उससे। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती हैं साथ, और 27 मौजूदा सीटें बचा ली, इसलिए 49 हुई उनकी। कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीती, लेकिन 50% पुरानी हार गए। ये सर्वे था सुनील कानूनगो का। आगे चल पड़िए। भारतीय कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी किसकी राजनीति कर रही थी, स्पेसिफिकली कास्ट की राजनीति कर रही थी। उसी कास्ट के गढ़ के अंदर, उसी कास्ट के गढ़ के अंदर जिसकी वो राजनीति नहीं करती है, जिसके विरोध की राजनीति करती है, उस कास्ट के गढ़ के अंदर, मैं नाम नहीं लेता कभी किसी कास्ट का, मैं जाति के बहुत जबरदस्त विरोधी हूं, उसके बावजूद भाऊ 9 सीटें वहां पर बीजेपी जीती है, जिनके विरोध की राजनीति करती है। और उस बिरादरी के अभिमन्यु, जो आप रोज सवाल पूछते थे, उसी बिरादरी के धनखड़, और उसी बिरादरी के जेपी दलाल, जो कह रहे थे 6 महीने में सरकार गिरा देंगे अगर बन गई तो, वो सारे हार गए जो दिग्गज थे, ये जीत गए। आगे चल पड़िए, छोड़ दीजिए। जो मैं आपको रोज बताता था कि बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट 89 है और अनऑफिशियल कैंडिडेट 120 है। 31 लोग वो थे। वो कौन कौन लोग थे? उसमें देवेंद्र कादयान टाइप लोग थे, उसमें बलराज कुंडू टाइप लोग थे, उसमें सावित्री जिंदल टाइप लोग थे, उसमें जेजेपी के बहुत सारे लोग थे, इनेलो के बहुत सारे लोग थे, उसमें मायावती के बहुत सारे लोग थे, जो बातचीत करके कास्ट समीकरणों के तहत वोट दिए गए थे, टिकट दिए गए थे। हरियाणा की जनता ने चुनाव लड़ा है दीपक जी, मैं फिर कह रहा हूं, अब भी चुनाव लड़ा है हरियाणा की जनता ने। चुनाव को खोया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने खोया है। और ये जो अब भी आप परिणाम देख रहे हैं ना, मैं इस परिणाम से अब भी सहमत नहीं हूं। बाबू ने केवल एक जिक्र किया पानीपत का। अभी किसी का फरीदाबाद से फोन आया, उसने कहा पंडित जी, मैं कहा आपने चुनाव आयोग बहुत साल कवर किया, मैंने कहा बोला मेरी जो रिकाउंटिंग के दौरान मेरी बैटरी 99% कैसे हो सकती है ईवीएम की? खुद ने, हारे हुए कैंडिडेट ने मुझे फोन करके कहा। ये अकेला पानीपत नहीं है, इट इज। इसके बावजूद आप सोचिए कि बीजेपी की सीट आनी कितनी थी, जो मैं आपको सिंगल डिजिट कहता था ना, मैंने कभी गलत नहीं कहा आपको, ना हमारा कोई एजेंडा था, ना है, ना कभी होगा। और फिर भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हमसे चूक हुई। भाऊ सिंगल कारण बताता हूं, अगर बड़े हो माफ करना हो तो कर दीजिए। सबसे पहली जो हमने चुनाव की प्रेडिक्शन की, फील्ड में धक्के खा करके हमने चुनाव की प्रेडिक्शन की थी, जन भावनाओं के आधार पर, माहौल के आधार पर, जो ग्रास रूट पे हमारी पल्स की फीलिंग थी। ये जो चुनाव का परिणाम है, ये पूरे तरीके से टेक्निकल है, ये मैथमेटिकल है और मैकेनिकल है। इसमें ह्यूमन का जो वो था, जो जनता ने जो भावनाओं के तहत चुनाव किया, उन्होंने वोट दिए, आपने गंवाए। उसके लिए मैं और भाऊ और आप जिम्मेदार नहीं है, और कोई पोलस्टर भी इसमें जिम्मेदार नहीं है। पोलस्टर हवाई फायर कर रहे थे, हमने हवाई फायर नहीं किए। जो मैंने आपको डेटा दिया है, इसमें कोई गलत बात हो इसको मिला के देख लीजिए, आप बता दीजिए कांग्रेस की कितनी सीट आई। बीजेपी के 11 में से 9 मंत्री, सुन लीजिए दीपक जी, ऐसे नहीं प्लीज, मुझे आप स्पष्टीकरण का मौका देंगे, अदालत में बैठा हूँ और दर्शकों की अदालत में बैठा हूँ। 11 आपके टोटल मंत्री थे, 9 हार गए, और उसके बावजूद बीजेपी बढ़े हुए बहुमत से सरकार में आ रही है। छोड़ दीजिए इस बात को। दुष्यंत चौटाला का क्या कसूर था? दुष्यंत चौटाला तो सहयोगी था, केवल बीजेपी को सहयोग दिया था। हरियाणा में सब जगह जमानत जब्त होगी, जो आपको पहले दिन से मैं कहता था। आप कहते थे दुष्यंत की जमानत कैसे जब्त होगी, मैंने कहा हमेशा होगी, हमेशा कहा हमने, यहां भी कहा, बाकी जगह भी कहा। उसकी तो जमानत जब्त होगी जिसने केवल इनको सहयोग दिया था, और जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी सुनामी थी, वो सत्ता में वापस आ रहे हैं। आपको खेल नहीं दिख रहा? ये सामान्य चुनाव नहीं है दीपक जी। मेरे 28 साल के कैरियर में, और भाऊ का तो और भी ज्यादा कैरियर है, आज मैंने सारे पैनलिस्ट साथियों से यही बात पूछी कि क्या आपने अपने जीवन में, अपने जो सारे साथी थे जो अपने यहाँ भी होते हैं, मैंने कहा साहब आपने अपने जीवन में ऐसा चुनाव देखा है क्या? सबने कहा कि ये हमारे लिए यूनिक चुनाव है। और ये यूनिक क्यों है, इसको आपकी बात से जोड़ता हूं। कल जो आपने कहा था, बाइट दिखाई थी श्रीमान नायब सिंह सैनी साहब की, उन्होंने क्या कहा था कल? आपको बाइट दिखाई आपने, उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा का भी चुनाव जीतेंगे। तो आप इसको उल्टा ले चलिए कि छत्तीसगढ़ में चुनाव कैसे जीता होगा। समझिए बिटवीन द लाइंस, हमारा कसूर नहीं था साहब। हमारा कसूर केवल इतना था
कि हम जनता के बीच गए, हमने जनता से बातचीत की, उनकी पल्स ली और उसको रियल टाइम में आप लोगों को फीड किया। अब उसमें सब के सब अगर मिले, मैं आऊंगा, मैं अभी आ रहा हूं, मैं अत्री साहब आ रहा हूं। आज मौका ही मौका है, मौका ही मौका है। और आप कहें रात के 12 बजे तक आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा टाइगर से भी, क्योंकि टाइगर, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं साहब। अभी कोई हवाई फायर हो तो बताइए आप। बिल्कुल, अरे मैंने कहा कि आप हवाई फायर करते हैं। हवाई फायर तो कांग्रेस ने किया साहब, कांग्रेस ने हवाई फायर किया, मिस फायर किया। उन्होंने अपने पैर में गोली मारी है। कांग्रेस ने अपने पैर में गोली मारी है। और इसको जो हरियाणवी भाषा में आप कहेंगे ना कि इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, इसमें तय हो गया हरियाणा का सत्यानाश अगले 5 साल के लिए। अत्री साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के हाथ से हरियाणा निकला और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और भूपेंद्र हुड्डा साहब 77 साल की उम्र है, एक लंबी पारी खेलना चाहते थे 5 साल की, अब तो मुझे मुश्किल लगता है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस में जिस तरह से टाइगर कह रहे हैं, जो बैजू अलंकार सलंकार टाइप के जो लोग हैं, जिनसे मिलने का मेरा भी मन नहीं होता है, क्या ये छोटे लोगों की पार्टी? नहीं, सही बता रहा हूं, बैजू कौन है साहब, हमें क्या लेना, आई डैम केयर। ऐसी नहीं सर पत्रकारिता चल रही, ऐसी तैसी। तो मैं कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है जो छोटे लोग हैं, कोई एसपीजी में गनर था, कोई खाना अच्छा बनाना जानता था, कोई आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था कि साहब ये चक्रवर्ती आईसीआईसीआई बैंक में, इस तरह के लोग पहले केजरीवाल भी लेके आए थे कि साहब ये एचएसबीसी बैंक में काम करता है, ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ये हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है। इस तरह के जो लोग हैं, छोटे छोटे टाइप के, जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं 2 दिन में, जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता है, क्या ऐसे लोग कांग्रेस को डुबो रहे हैं मिस्टर अत्री? दीपक जी, दिमाग खराब आके नहीं हो जाता, उनका पहले से दिमाग खराब होता है। वो कार्यकर्ता के साथ मिंगल हो ही नहीं सकते। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो, आप स्टैनफोर्ड में पढ़े हो, आप पता नहीं कहां पढ़े हो, आपको मेरे से क्या लेना देना है? उनको तो उनमें से स्मेल आती है, पीछे करके धक्का मार। राहुल गांधी तो हो सकता है कार्यकर्ताओं से गले मिल ले, बहुत जगह आपने देखा होगा। ये मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी दलितों के साथ खिचड़ी खा रहा है, उसके आदमी धक्का दे रहे हैं मानखेड़े को, कार्यकर्ताओं को भाई, पदाधिकारियों को। दीपक जी, समझना पड़ेगा कि आपके यू आर नोन बाय योर कंपनी। आप तो लोगों के साथ मिल रहे हो और आपके साथ जो दफ्तर में सिस्टम है वो कंप्लीटली ब्यूरोक्रेटिक है, आत्ममुग्ध है और अपने आप को ये माने कि हमसे बड़े रणनीतिकार नहीं है। देखिए, एक चीज आपने सुनी है हमारे साथ, हमारी संस्कृति में चलती है, जिसका काम उसी को साझे। तो काम तो उनका है। मान लीजिए, मैं कहता हूं कि कोई बहुत बड़ा चैंपियन है स्ट्रेटेजी का, तो उसको स्ट्रेटेजी दीजिए ना भाई। किसी का काम है डेटा एनालिसिस का, तो दीजिए डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स दीजिए उसको। जिसका काम तो पीए का है और वो काम करे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर का, तो फिर पार्टी का तो ये हाल होगा ना भाई, और क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, बल्लभगढ़ की टिकट शारदा राठौर की काट के उस लेडी को, शर्मा को देकर के क्या मिला उनको? पानीपत के अंदर सचिन कुंडू को टिकट देकर के क्या मिला उनको? चित्रा सरवारा की टिकट कटवा कर क्या मिला उनको? बौनी खेड़ा के अंदर वो टिकट देकर के तंवर को क्या मिला उनको? वो व्यक्ति ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या गाली गलौज की है उसने जेएनयू में, वो सारी वायरल होगी यहाँ से। मुझे किसी आईएएस अफसर ने बताया कि साहब, तो ये बताइए अत्री साहब, ये कांग्रेस के किशोरी लाल कहां चले गए? और भी तो एक ही किशोरी लाल थोड़ी ना होगा, और कई होंगे। वो विरासत इंदिरा गांधी की कहां है? नहीं, खत्म हो गई वो, बहुत पीढ़ी खत्म हो गई है। अरे सुनिए, किशोरी लाल की भी किस्सा सुनिए। 1 मिनट हेमंत भाई, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। जब कार्यकर्ता ठीक है, नेता ऊपर ठीक है, तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है अत्री साहब? दीपक जी, बहुत ही वाजिब सवाल पूछा आपने, बहुत वाजिब सवाल। लेकिन इसमें जो भाऊ ने कहा उसमें एक सेंटेंस और जड़ने की जरूरत है। इंदिरा जी के जाने के बाद, राजीव जी के बाद 450 सीट आई थी। 450 से 44 सीट पर लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने। ये जो चारों तरफ का सामान है, सबके चारों तरफ, उन्होंने इतनी मेहनत की कि 450 से पार्टी 44 पे आ गई, उसके बाद 53 पे गई। और इस बार इतना आदर्श मौका था बीजेपी को पटकनी देने का दिल्ली में, उसके बाद भी 99 पे बच गई। कारण तो समझना पड़ेगा ना। आपने राहुल जी का वो बताया, मेरी राहुल जी के साथ पर्सनल मुलाकात है, एक बार नहीं, ज्यादा बार, कई बार। और वो सारे इंटरव्यू फ्रंट पेज पे फ्लायर छपे, सारा देश जानता है। अरे भाई, कांग्रेस आपने लंबी कवर करी साहब, हमसे ज्यादा बेहतर कांग्रेस जानते, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे। लंबे साल 2001 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की, फिर 18 से 20 की, लंबे समय तक की। और उन दिनों कांग्रेस की वास्तव में कवरेज होती थी।
कवरेज होती थी, ऐसी ऐसी खबरें मैं आपको बताऊंगा, कभी आप कहेंगे कि साहब क्या बात है। सॉल्यूशन बताइए। नहीं, एक मिनट, एक खबर बताता हूं, मुझे ध्यान आ गई बाहू के स्टाइल में। 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह जी ने हरियाणा में एक टिकट मांगी थी, तारा सिंह, एक टिकट 2009 के चुनाव में, सॉरी, कि हरियाणा में एक टिकट कुरुक्षेत्र की सरदार तारा सिंह को दे दी जाए। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कहने से कांग्रेस में एक टिकट नहीं हुई थी, एक टिकट हरियाणा में एक ही मांगी थी उन्होंने। तो मैंने उस टाइम मोतीलाल वोरा प्रभारी थे, मैंने उनको फोन किया, मैं कहा वोरा साहब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह का फोन आया था? उन्होंने कहा हाँ आया था। मैंने कहा साहब वो तारा सिंह की टिकट मांगी थी? कहते हाँ कुरुक्षेत्र से मांगी थी। मैं कहा फिर आपने दी नहीं? तो कहते रह गई होगी। पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के एक ही टिकट मांगी बेचारे ने, उसको वो भी टिकट नहीं मिली, ये कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी। राहुल गांधी की समस्या क्या है? राहुल गांधी से मेरी जितनी भी मुलाकात हुई, निहायत ही शरीफ, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल और एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। आप जाएंगे, आपको गेट के अंदर रिसीव करेंगे, इंटरव्यू के बाद आपको गेट से छोड़ने जाएंगे और ये कहेंगे कि मिलते रहिए संपादक जी, ऐसे मत जाइए, चाय पीने जब भी मन हो आ जाइए। और मैंने तो कभी वो दुस्साहस नहीं किया कि उनके दफ्तर में फोन करने का भी, लेकिन मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि उनके यहाँ कोई फोन नहीं उठाएगा, गारंटी है इस बात, और उठा लेगा तो जवाब नहीं देगा। तो पार्टी का जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हम तो जाएंगे तो उनका ही भला होगा, कुछ न कुछ, वो भी नहीं। आप सोचिए पार्टी के आम कार्यकर्ता का क्या होता होगा, आम पदाधिकारी का क्या होता होगा, किसको वहां तक पहुंचने देते होंगे। ये सारा सिस्टम जो है, बेसिकली ये लोग होने चाहिए अपने काम, जिसको जो काम दे रखा है, कोई अपॉइंटमेंट देखे, कोई वो मालिक हो गए, वो खुद ही राहुल गांधी से बड़े हो गए। राहुल गांधी से आप धरती के किसी भी सब्जेक्ट पर डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे वो, और उसको पप्पू घोषित करवा दिया। राहुल गांधी को पप्पू बीजेपी ने घोषित नहीं किया, उनके चारों तरफ के समान ने घोषित करवाया, कांग्रेसियों ने घोषित कराया उनको। उससे डेड ऑनेस्ट आदमी नहीं मिलेगा आपको, उससे मैं तो कह रहा हूं ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। अति साहब, 2 पॉइंट्स, कांग्रेस कैसे राहुल की लीडरशिप में इमर्ज हो सकती है, चैलेंजर बन सकती है? दीपक जी, लंबे समय तक कांग्रेस कवर करने के बाद 2 लाइन की बात कहूंगा। कांग्रेस पार्टी को एनजीओ के मोड से बाहर आकर के पॉलिटिकल पार्टी होना होगा, सबसे पहली बात यह है। एनजीओ के मोड में है कांग्रेस पार्टी, फ्री फॉर ऑल, जिसके जो मर्जी आए कर लो, एक गिरोह है, उस गिरोह के लिए सब कुछ, वर्कर के लिए कुछ नहीं। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, जो ये कल्चर की बात है, वर्क कल्चर की बात है। और दूसरी बात यह है कि किसी को, जो बाहू ने कहा अकाउंटेबिलिटी का जो पक्ष है, अकाउंटेबिलिटी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, उसको राज्यों के अंदर अपनी आउटसोर्सिंग पॉलिसी बंद करनी होगी। किसी भी स्टेट के अंदर जो ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी करते हैं ना, वो सबसे खतरनाक है। आपने गहलोत का देखा, आपने कमलनाथ का देखा, आपने हर स्टेट में देखा। ये जो चीज है, जब तक आप सामूहिक नेतृत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा नहीं देंगे, और सामूहिक हो, वो कोई इंडिविजुअल नहीं। आपने जब सवाल पूछा कि इंदिरा जी के टाइम में इतने शत्रप कैसे थे, राजीव जी के टाइम में भी शत्रप थे, अब वो शत्रप कहाँ चले गए? उनको बढ़ने का, ग्रूम करने का एक समय चाहिए। संगठन के साथ साथ बढ़े, पार्टी के लिए काम करे, खुद के लिए नहीं। ऐसे लोगों की पहचान राहुल के लिए सबसे वाइटल है। वरना जो ये हरियाणा आज हुआ है, हरियाणा देखिए एक टेस्ट केस हो सकता है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए, कि कोई भी चुनाव कैसे नहीं लड़ना चाहिए। इट्स ए क्लासिक केस फॉर कांग्रेस पार्टी। और अगर वो इससे भी नहीं सीखते, आप आगे बताइए मुझे, एक बाबू मैं आपका ध्यान चाहूंगा एक बार, 1 मिनट के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो हमने ये आपको डेटा दिया, 38 सीट कांग्रेस की आज भी आई है, 17 निर्दलियों ने हरा दी, 11 सीट आपने कहा उसको भी छोड़ दीजिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की 80 सीट थी, उसको आप 38 पे लेके आए हो, खुद लेके आए 38 पे, सब कुछ जानते समझते जी। उस पार्टी का भला कौन कर देगा दीपक जी? कोई कर सकता है क्या? तो हम तो केवल एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के नाते एक ओपिनियन रख सकते हैं ना, हमें कांग्रेस से कोई वास्ता है ना बीजेपी से कोई वास्ता। ओके, उसके बाद बड़ी बात कही। दो खास मेहमान, एक्सपर्ट्स, टाइगर और साथ में हमारे हेमंत अत्री साहब, किंग हरियाणा के। इन दोनों का ये कहना है कि हरियाणा एक टेस्ट केस है। हरियाणा की हार एक ऐसी हार जहां पर एक जीती हुई बाजी गंवा दी कांग्रेस ने, जहां जनता सरकार से लड़ रही थी, बीजेपी से लड़ रही थी। ऐसे आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस हारी है, जहां पर शायद
कोई आम आदमी पार्टी टाइप की पार्टी होती, इतना अगर फोर्स मिलता तो पंजाब की तरह हरियाणा जीत, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। और इसके लिए एक सुझाव इन्होंने दिया, उनका भाई एनजीओ मोड से बाहर निकलना होगा। ये एनजीओ की तरह अगर एक देश की सबसे पुरानी पार्टी काम करेगी तो नहीं होगा। मैं सबसे विदा लेना चाहूंगा और इस दीपक जी जी एक लाइन में अगर हरियाणा के पूरे चुनाव को आपने एक सेंटेंस में खत्म करना है, एक सेंटेंस, वो सेंटेंस ये है कि आमतौर पे आपने एक कहावत सुनी है कि कुल्हाड़ी पर पैर में कुल्हाड़ी मारना। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में कुल्हाड़ी पर जाकर के खुद पैर मारा है और तब ये परिणाम प्राप्त किया। तो कांग्रेस ने, अत्री साहब कह रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया। अब सवाल ये कि कुल्हाड़ी किसने पकड़ी थी, उसको आइडेंटिफाई करें, ये टाइगर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब।